नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज बुनकरों को आ रही समस्याओं के संदर्भ में कमिश्नरी सभागार पहुंचकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जरूरत से ज्यादा संख्या में लोगों को देखकर कमिश्नर ने नाराजगी जताई। उन्होंने तुरंत बढ़ी हुई संख्या को बाहर करने का निर्देश देते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं को कहा कि जब हम अपनी मीटिंग वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर ही कर रहे हैं तो आप लोगों को एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में आना चाहिए था, ना कि इतनी भीड़ लेकर आना चाहिए था। समाजवादी पार्टी का शीघ्र प्रतिनिधिमंडल बनारस में कमिश्नर से मिला। आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो भी बुनकरों से संबंधित जो डिमांड आई है, जो मांग पत्र आपने सौंपा है, उसको हम शासन को अवगत कराएंगे। हम लोगों ने 6 सूत्रीय मांग कमिश्नर महोदय के सामने रखी है। उसमें कुछ सुझाव है और कुछ सरकार से मांगे हैं, जो सरकार इस पत्र के माध्यम से कमिश्नर द्वारा वहाँ भेजा जाएगा लखनऊ, और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शायद इस पर जरूर लेंगे, क्योंकि इसको पिछले दिनों आपने देखा कि बुनकरों ने लगातार अनिश्चित हड़ताल कर रखी है। वहीं पावरलूम बुनकरों की अगर हम बात करें तो बिजली सब्सिडी समाप्त किए जाने का मुद्दा प्रदेश भर में अब गरमाने लगा है। पावरलूम बुनकरों को बिजली बिल पर सब्सिडी व्यवस्था को बहाल किए जाने को लेकर प्रदेश भर के बुनकर संगठनों के आह्वान पर बुनकरों ने 15 दिनों के लिए पावरलूम बंद कर अपने अपने इलाकों में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा पावरलूम पर दी जाने वाली विद्युत सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया है। बुनकरों को अब प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का भुगतान करना होगा। इसके विरोध में प्रदेश भर के समस्त बुनकर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक अपनी लूम बंद कर अपने अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि संदर्भ में वाराणसी के बुनकरों का कहना है कि बुनकरों की लॉकडाउन के बाद स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है। सब्सिडी हटाए जाने के बाद बुनकरों को अब बिजली का बिल भी भारी पड़ रहा है और अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा बिजली के बिल के रूप में वो अदा करेंगे तो परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे। बुनकरों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 सितंबर उनकी मांगे तब तक नहीं मांगी जाती है, उन्हें नहीं पूरा किया जाता है तो विद्युत कनेक्शन को कटवाने का अनुरोध करेंगे और बुनकर का काम छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय करेंगे। हम ये योगी आदित्यनाथ जी से ये चाहते हैं कि हमारी जो बुनकर के फ्लैट रेट जो बिल है उनको तत्काल बहाल किया जाए और बुनकरों के लिए एक ऐसा शासन लागू किया जाए जो बुनकर तो परेशान है। 5-6 महीने से लॉकडाउन की वजह से तरस तराई हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि बुनकर की बिजली का फ्लैट रेट जो उसको तुरंत तत्काल वापस लिया जाए। तो बिजली की हालत आप जान नहीं सकते हैं कैसी हालत है। सब हालत ख़राब है, मशीन चल नहीं रही है, घर का खर्चा चलाना है, इसलिए पान की दुकान खोलने हैं। 150 मिलता है, इससे इसी से घर का खर्चा चलता है। अभी तो हालत बहुत ख़राब है, सरकार को देखना चाहिए ये सब। सरकार तो कुछ देख ही नहीं रही। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गिरती हुई सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य अमित सोनकर, महानगर उपाध्यक्ष विजय मौर्य और शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष संजय प्रियदर्शी के द्वारा संयुक्त रूप से बीएचयू सिंह द्वार पर भीख मांग कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 2020 से 21 जून तिमाही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी सूचकांक में ऐतिहासिक गिरावट के साथ वृद्धि दर -23.9 पर पहुंच गई है और ऐसे में जो कि रिकॉर्ड स्थापित करती है। वर्तमान में भारत की आर्थिक दशा को ये जो गिरावट है दर्शाती है। जीडीपी में 1% की कमी होने से प्रतिमाह आय में 105 रुपये की कमी आती है, जो कि वार्षिक 1260 रुपये की कमी आती है। जीडीपी की वृद्धि दर में कमी का अर्थ देश में बेरोजगार, महंगाई, कृषि क्षेत्र में आई गिरावट जैसा तमाम मुद्दे इसमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि देश का विकास अवरुद्ध हो गया है और सरकार जनता को पाकिस्तान और चीन के नाम पर भटकाने की कोशिश कर रही है।
अर्थव्यवस्था पे जो है धरना एवं प्रदर्शन किया मोदी सरकार के विरोध में। और हम जनता को यह कहना चाहते हैं कि ये सरकार जिस हिसाब से टैक्स के माध्यम से हम लोगों के बिजली का बिल हो, चाहे हाउस टैक्स हो, फीस हो, सारा चीज़ बढ़ाते हुए अब तक इस सरकार ने हम लोगों के जेब पे हाथ लगाया था पब्लिक के। अब इस सरकार ने सारी जो है जितने भी सरकारी उद्यम हैं, जितने भी रेलवे हैं, BSNL है, एयरपोर्ट है और तमाम चीज़ों को जो ये बेचने का काम कर रही है, तो अब ये बेचने के माध्यम से हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है, अब उसको ये उसके साथ खिलवाड़ और उसको बिगाड़ने का काम करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तिरंगे झंडे का अपमान हो रहा है। देश की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली वाराणसी का रेलवे स्टेशन कैंट परिसर में लगे तिरंगे झंडे की ओर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज अपने स्थान से इस तरह कर नीचे आ गया है और लटका हुआ है। इस और किसी का ध्यान नहीं गया, जबकि कोरोना काल में कैंट रेलवे स्टेशन से रोजाना हजारों यात्रियों का आवागमन हो रहा है, लेकिन इस और किसी भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहाड़िया मंडी वाराणसी के 95 बटालियन का वैश्विक महामारी कोविड-19 के विरुद्ध राहत अभियान जारी है। वाहिनी के कमांडेंट श्री नरेंद्र पाल सिंह राहत अभियान को लगातार सार्थक और प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयासरत है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा शहर के अलग अलग जगहों पर किए जा रहे राहत कार्यों का जनमानस में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। वाहिनी के उप कमांडेंट श्री रवि श्रीवास्तव के नेतृत्व में सुंदरपुर, DLW, नेवादा, शिवनगर और आसपास के इलाके में सोडियम हाइपोक्लोराइड रसायन छिड़काव किया गया ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। इस दौरान 215 व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट लिस्ट थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई गई। और आपको बता दें कि इस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पत्नियों का संगठन कावा वाराणसी शहर की स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज सेवियों की मदद से राशन संग्रहण का काम कर रहा है और जिसे पैक कर जरूरतमंदों के बीच वितरित किया जाता है। और वाराणसी में स्नातक MLC प्रत्याशी चंद्र प्रकाश पूरे जोर शोर के साथ अपने चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। स्नातक MLC प्रत्याशी चंद्र प्रकाश ने चुनाव संचालक तेज बहादुर गुप्ता के साथ काशी विद्यापीठ ब्लॉक चुनाव प्रभारी और स्नातकों से मुलाकात की। आपको बता दें कि वहीं ककरमता बूथ के प्रभारियों के साथ ही ककरमता के स्नातकों के साथ बैठक की गई। चंद्र प्रकाश ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन समर्थित स्नातक प्रत्याशी है, जो कि वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले को मिलाकर होने वाला है। चंद्र प्रकाश ने बताया कि ये चुनाव शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए और निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए लड़ रहा हूं और निश्चित रूप से युवाओं के लिए सदन में उनकी बात को उठाऊंगा। मैं वाराणसी में टीचर हूँ और आया नहीं हूँ। जब मैं टीचर हूँ तो आने का कोई उद्देश्य, चुनाव लड़ने का उद्देश्य है मेरा। मैं स्नातक MLC का चुनाव लड़ रहा हूँ और उस चुनाव की जब तैयारी लोग करते हैं तो मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं लोग पार्टी से जीत जाते हैं और पार्टी से जीतने के बाद पार्टी के प्रोटोकॉल से लोग चलते हैं और स्नातकों की समस्याओं को लोग नहीं रखते। मैं स्नातकों की समस्याओं को रखने के लिए, बेरोजगारों की बात को उठाने के लिए और पुरानी पेंशन जो 2005 में खत्म हो गया उसकी बात को लेकर के और निजीकरण के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने के लिए संविधान के अनुसार और इंसानियत के लिए मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूँ और मजबूती के साथ मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, सदन में बात स्नातकों की। नेता सोनू सूद एक बार फिर से फरिश्ते के रूप में सामने आए हैं। इस बार सोनू सूद वाराणसी के नाविकों के लिए मदद लेकर आए हैं। दरअसल कोरोना महामारी और उसके बाद बाढ़ की समस्या ने नाविकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब कर दी है। घर में राशन नहीं था, जिसे देखते हुए युवाओं के एक संगठन ने पहले वाराणसी जिला प्रशासन से अपील की, लेकिन वहां से मदद नहीं मिलने पर इन युवाओं ने सोनू सूद को ट्विटर के माध्यम से संपर्क किया और नाविकों की परेशानी सामने रखी। इसके तुरंत बाद सोनू सूद ने तुरंत ट्वीट का रिप्लाई
सप्लाई किया और 5 घंटों के अंदर ही 350 राशन किट वाराणसी के नाविकों के लिए भेज दिए। सोनू सूद से मदद पाने के लिए बाद ही काशी के नाविक सोनू सूद को धन्यवाद दे रहे हैं। वाराणसी का नाविक परिवार फिलहाल सोनू सूद को फरिश्ते के रूप में देख रहा है। इससे हमारे यहाँ दिक्कत बहुत थी। इस समय सबसे ज़्यादा खाने की समस्या थी, जिससे इस समय सोनू सूद सर जी हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए हैं, रियल हीरो के जैसे। ये राशन किट आया है फिल्म अभिनेता सोनू सूद सर के सहयोग से आया है और ये जो बनारस में जो काशी में नाविक हैं जो नाव चलाते हैं उनको दिया गया है कि हम लोग के संपर्क में थे। वो लगातार हम लोग से अनुरोध कर रहे थे कि भैया किस तरीके से हम लोग को राशन सामग्री मिल जाता, क्योंकि नाविकों की स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि एक तो लॉकडाउन में पूरी तरीके से यहाँ पे पर्यटन ना आ पाए और इसके साथ साथ बाढ़ का पानी बढ़ गया गंगा जी का, जिसकी वजह से मतलब नाविकों का था कि किसी तरीके से राशन की मदद हो जाए। तो हम लोगों ने सीधे सोनू सूद सर को ट्वीट किया। मुझे लगा कि इतने सोनू सूद सर इतना सबको सहयोग कर रहे हैं, नाविकों का भी भला हो जाएगा। तो यही उम्मीद के साथ ट्वीट किया। सोनू सूद सर का तुरंत रिप्लाई आया कि शाम तक राशन पहुँच जाएगा। कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार विकास संस्थान मोहव चोलापुर द्वारा प्रशिक्षित 60 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन वितरित की गई है। वाराणसी के चौरापुर गांव में कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार विकास संस्थान के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के जिला मंत्री शिवानंद राय ने बताया है कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार योजना के तहत इस संस्थान द्वारा 100 महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस प्रशिक्षण में 60 महिलाओं ने क्वालिफाइड कर लिया है, जिसके तहत आज उन सभी महिलाओं को सिलाई मशीनें देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है। कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार विकास संस्थान द्वारा अब तक 500 से ज़्यादा महिलाओं को विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जा चुका है और वो महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने घर की जीविकोपार्जन में सहयोग प्रदान कर रही है। इन महिलाओं का लॉकडाउन के पहले ही प्रशिक्षण पूरा हो गया था। कोरोना काल के कारण सिलाई मशीन का वितरण अब किया गया। कौशल प्रशिक्षण रोजगार विकास संस्थान मोहाव एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और जो महिलाएं प्रशिक्षित थी उनको सिलाई मशीन बांटा गया। 60 महिलाओं को बांटा गया है और इसके जो डायरेक्टर हैं सौरभ मौर्य जी, इनके अथक प्रयास से अब तक कम से कम 3 वर्षों में 500। और अब बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है, उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तु शिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है।
पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।